सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? जैसे कि आप सभी जानते हैं दैट टुडेज सेशन इज पार्ट ऑफ द लेक्चर सीरीज ऑन द टॉपिक चार्ज अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और ये उस सीरीज का 7th पार्ट है। हमने इसके पहले 6 पार्ट्स ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, जिसमें सेक्शन 211 से सेक्शन 222 को बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है और बहुत ही डिटेल में समझा हुआ है। और आज के इस पार्ट में हम सेक्शन 223 को पढ़ेंगे, जो बोलता है व्हाट पर्सन्स मे बी चार्ज्ड jointly. So when you read this section in your bear code, you will find out कि जो ये सेक्शन 223 है ये क्लॉज ए से क्लॉज जी में डिवाइडेड है और इसके साथ में एक प्रोवाइजो क्लॉज भी है जो सारे क्लॉज के लिए एप्लीकेबल होता है। बहुत सारे लोग ये पढ़ते हैं कि जो प्रोवाइजो क्लॉज है वो केवल क्लॉज जी के लिए है, बट क्लॉज जी के लिए नहीं है। ये प्रोवाइजो क्लॉज ए से क्लॉज जी तक है। सो बिफोर वी मूव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्लॉज ऑफ दिस सेक्शन एंड ऑल्सो द प्रोवाइजो क्लॉज, हमें कुछ पॉइंट समझने की जरूरत है। पहला पॉइंट ये है कि सेक्शन 219 से सेक्शन 222 ऑन वन साइड एंड सेक्शन 223 में क्या डिफरेंस है। सो सेक्शन 219 से सेक्शन 222 एप्लीकेबल होता है व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड बाय only one person, may be against different persons, but when it is committed by only one person. Whereas section 223 जो अप्लाई होती है वो तब होती है जब कोई ऑफेंस मोर देन वन पर्सन के द्वारा कमिट किया जाता है, जब अक्यूज्ड एक से ज्यादा होते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी कभी ज्वाइंट ट्रायल होता है मोर देन वन अक्यूज्ड पर्सन का, वो केवल सेक्शन 223 में ही होता है। अगर बियॉन्ड सेक्शन 223 की कंडीशन के हो रहा है, इट मीन्स that the trial is invalid trial. Third point, we need to understand that this section means section 223 is an enabling provision. इसका मतलब यह है कि when the offense is committed by more than one person, it is the discretion of the court to conduct the joint trial. मतलब कोर्ट के ऊपर कोई बाउंडेड ड्यूटी नहीं है कि वो ज्वाइंट ट्रायल कंडक्ट कराए। जब भी कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है by more than one person, कोर्ट उसका सेपरेट ट्रायल भी कंडक्ट करा सकता है और कोर्ट को लगता है कि उसको सेक्शन 223 के पावर को यूटिलाइज करके एक ही ट्रायल कराना है तो वो एक ट्रायल भी करा सकता है। सो विद दिस लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्लॉज ऑफ सेक्शन 223। सो लेट्स स्टार्ट विद क्लॉज ए एंड क्लॉज डी। अब हम जब क्लॉज ए एंड क्लॉज डी में जाएं, हमें ये समझने की जरूरत है कि सेक्शन 223 में ये 3 क्लॉज हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत इन द सेंस जिसमें लोगों को परेशानी होती है समझने में। वो है क्लॉज ए, क्लॉज डी एंड क्लॉज जी, जहां पर लोग गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लॉज ए एंड क्लॉज डी को समझेंगे। तो जब आप क्लॉज ए पढ़ते हो, ये यूज करता है एक्सप्रेशन पर्सन अक्यूज्ड ऑफ सेम ऑफेंस इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। तो हमें 2 चीजें समझने की जरूरत है यहाँ पर कि सेम ऑफेंस का क्या मतलब है और सेम ट्रांजैक्शन हम पहले सेक्शन 222 में पढ़ चुके हैं, बट हम फिर से एक बार देख लेंगे इसको। देन क्लॉज डी बोलता है पर्सन अक्यूज्ड ऑफ डिफरेंट ऑफेंस इन द सेम ट्रांजैक्शन। तो हम समझते हैं सेम ऑफेंस इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल ये बोलता है वेयर 2 अक्यूज्ड पर्सन ए एंड बी वांटेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम एक्स। तो 2 लोग थे जो एक्स से रिवेंज लेना चाहते थे आफ्टर किलिंग हिम, और दोनों लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि एक्स को मारने के बाद जो वेपन होता है वो यमुना रिवर में दोनों लोग मिलके फेंक देंगे। फाइनली क्या होता है, वो दोनों लोग मिलके एक्स को मार देते हैं और वेपन को सीक्रेटली यमुना रिवर में फेंक देते हैं, छुपा देते हैं। दे सीक्रेटेड द वेपन। आप देखेंगे कि दोनों लोगों ने मिलके सेम ऑफेंस कमिट किया है, मतलब मर्डर का ऑफेंस कमिट किया है एंड सेक्शन 204 का ऑफेंस कमिट किया है यहाँ पर। इट मींस बोथ कैन बी ट्राइड इन वन ट्रायल अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 223। क्यों मैं बोल रहा हूँ क्लॉज ए? क्योंकि दोनों ने मिलके सेम ऑफेंस कमिट किया है। अगर यहां पर सपोज एक व्यक्ति, एक अक्यूज्ड पर्सन केवल मर्डर कमिट करता और दूसरा व्यक्ति केवल वेपन को सीक्रेटली यमुना रिवर में फेंकता, तो इस केस में वो हो जाता डिफरेंट ऑफेंस इन द सेम ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहां पर दोनों लोग मिलके अक्यूज्ड ए एंड बी सेम ऑफेंस कमिट कर रहे हैं एंड इन वन ट्रांजैक्शन कमिट कर रहे हैं, इसलिए उनको साथ में ट्रायल किया जा सकता है। नोट बोलता है हियर टेकिंग द रिवेंज was one transaction। अब ये सेम ट्रांजैक्शन क्या होता है? जब हम सेक्शन 220 सबसेक्शन 1 पढ़ रहे थे, हमने वहां पर समझा था कि सेम ट्रांजैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें कंटिन्यूटी देखनी पड़ती है, हमें कंसिस्टेंसी देखनी पड़ती है, यूनिटी देखनी पड़ती है। यहां पर ये पूरा इनका एक ट्रांजैक्शन था, उसको मारना, उसके बाद वेपन को छुपाना। सो हियर टेकिंग द रिवेंज, अगर आप देखेंगे एक वन ट्रांजैक्शन का पार्ट है एंड 2 अक्यूज्ड पर्सन साथ में मिलके सेम ऑफेंस कमिट करते हैं, मतलब सेक्शन 302 एंड सेक्शन 204। तो ये क्लॉज ए में फॉल होगा। अब क्लॉज डी का एग्जांपल हम देखते हैं, जहां पर हम बात करते हैं डिफरेंट ऑफेंस इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। सो एग्जांपल बोलता है वेयर 2 अक्यूज्ड पर्संस ए एंड बी वांटेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम एक्स आफ्टर किलिंग हिम, और डिसाइड करते हैं कि जो वेपन है जिससे वो उसको मारेंगे वो यमुना रिवर में फेंक देंगे। अक्यूज्ड ए कमिटेड द मर्डर ऑफ एक्स
एंड अक्यूज्ड बी सीक्रेटेड वेपन बट डिड नॉट एक्चुअली किल एक्स। तो आप देखेंगे यहां पर कि दोनों अक्यूज्ड ने डिफरेंट अफेंस कमिट किया है इन वन ट्रांजैक्शन। दोनों लोगों ने मिलके एक ही अफेंस कमिट नहीं किया है। जैसे हम क्लॉज ए में देख रहे थे कि अक्यूज्ड ए एंड बी दोनों मिलके मारते हैं और दोनों मिलके सीक्रेटली वेपन को हाइड करते हैं। यहां पर दो लोग मिलके डिफरेंट अफेंस कमिट करते हैं। एक बोलता है दोनों अपना पार्ट डिवाइड के लिए, एक बोलता है कि एक काम करना कि आप मर्डर कर दीजिएगा, और दूसरा बोलता है कि जो भी वेपन होगा मैं उसको छुपा दूंगा। बट इट इज हैपनिंग इन वन ट्रांजैक्शन। तो ए एंड बी का साथ में ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है। सो हियर अक्यूज्ड ए हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ मर्डर अंडर सेक्शन 302. Accused B has committed the offense under section 204 IPC. Thus both the accused persons have committed the different offense, but it was done in one transaction. Both can be tried in one trial. तो ये जो clause A है और clause D है, बहुत सारे लोगों को इसमें confusion होती है, but I believe that after reading and after seeing this example, they will not face difficulty in understanding this. तो हम यहाँ पर example 2 देखते हैं. Example 2 here is also a part of clause A. यहाँ पर क्या होता है, 3 अक्यूज्ड पर्सन्स रहते हैं A, B and C, और उन्होंने प्लान करते हैं कि X का मर्डर करेंगे। तीनों उस मर्डर को करने के लिए अपने अपने रोल को डिवाइड कर लेते हैं। अक्यूज्ड A X का हाथ पकड़ता है, B वॉच करता है कि कोई X के बचाने के लिए आए नहीं, और अक्यूज्ड C रियल में उसको चाकू मारता है। तो आप ये देखेंगे कि हाथ पकड़ना या वॉच करना, इट इज नॉट अ डिफरेंट अफेंस। They are the part of one offense only. They are the part of same offense, means they are the part of murder only. And after that, what is happening? After committing the murder of X, they all three secreted the weapon. So accused, all 3 accused can be tried here in one trial because they are committing the same offense in one transaction. Let's understand the example number 2 of clause D. तो ये बोलता है कि A और B डिसाइड करते हैं कि वो चोरी करेंगे X के घर पे। A चोरी करता है, एक अलग क्राइम है चोरी करना। बी वॉच करता है कि कोई आना जाए, और वॉच करते करते इन ऑर्डर टू सेव बोथ वो देखता है कि कोई आ रहा है और इसके लिए वो एक्स का मर्डर कर देता है। तो आप देखेंगे कि ए थेफ्ट का क्राइम कर रहा है और बी मर्डर का क्राइम कर रहा है। दोनों लोग अलग अलग ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। सो इट विल फॉल अंडर क्लॉज डी वेयर बोथ अक्यूज्ड कैन बी ट्राइड टुगेदर। लेट्स अंडरस्टैंड क्लॉज बी. क्लॉज बी अप्लाइज इन केस ऑफ अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट एन अफेंस. इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति वो अफेंस कमिट कर रहा है और अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको अबेटमेंट किया है या उसका अटेम्प्ट किया है, तो भी दोनों का ट्रायल साथ में कंडक्ट किया जा सकता है. इट मींस जॉइंट ट्रायल कैन बी कंडक्टेड इन दिस केस अंडर क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 223. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्लॉज सी. क्लॉज सी अगर आप देखेंगे ये सेक्शन 219 के बारे में बात करता है और सेक्शन 219 का एक एक्सटेंशन है जो क्लॉज सी में दिया हुआ है. सेक्शन 219 क्या बोलती थी? सेक्शन 219 बोलती थी कि जब भी कोई अफेंस कोई एक व्यक्ति करता है, कौन से अफेंसेस? offenses of the same kind may be against different persons. Offenses of the same kind क्या होती हैं? जैसे cheating, theft, right? Dacoity. तो उन तीनों offenses को साथ में combine करके ट्रायल किया जा सकता था. कहां पर? सेक्शन 219 में. अब अगर वही offense more than one person के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, so for example more than one person मतलब 3 person, 4 person, 5 people, if they are committing the offenses of the same kind, सो 219 का वहां पर एक्सटेंशन हो के वो क्लॉज सी में फॉल हो जाएगा. एंड जॉइंट ट्रायल ऑफ ऑल द अक्यूज्ड पर्संस ऑफ ऑल दोज ऑफेंसेस कैन बी कंडक्टेड. यहां पर मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है आप सभी के समझने के लिए कि 3 व्यक्ति होते हैं ABC, वो फ्रॉडुलेंटली एंड डिसऑनेस्टली एडवर्टीजमेंट निकालते हैं न्यूज़पेपर में कि वो लोगों की हेल्प करेंगे जॉब फाइंड आउट करने में अगर कोई उनको 1 लाख रुपए देगा. हालांकि उनका कभी से भी इंटेंशन नहीं होता है किसी की भी मदद करने का या किसी की भी जॉब लगवाने का. और उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ के 3 इनोसेंट व्यक्ति होते हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड, जो जॉब बहुत दिनों से ढूंढ रहे होते हैं और उनको 1-1 लाख रुपए दे देते हैं इस आशा में कि उनकी नौकरी लगेगी. 3 accused person जो मिस्टर A, B and C रहते हैं, they cheated X, Y and Z. Here A, B and C can be tried together in one trial because they committed the offense of the same kind with 3 different persons within 12 months. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लॉज C is nothing but an extension of section 219, और इस केस में जब offenses of the same kind commit किया जाता है by more than one person, उनका ट्रायल क्लॉज C में किया जा सकता है. Let's understand now क्लॉज E. क्लॉज डी इसलिए नहीं क्योंकि क्लॉज डी एंड क्लॉज ए हम साथ में पहले पढ़ चुके हैं. क्लॉज ई क्या बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति एक ऑफेंस कमिट करता है थेफ्ट का या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का या मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का,
और दूसरा व्यक्ति अगर उस प्रॉपर्टी को छुपाने की लिए मदद करता है या उसको छुपाता है, उन दोनों व्यक्तियों का ट्रायल साथ में कंडक्ट किया जा सकता है अंडर क्लॉज जी। मूविंग टू क्लॉज एफ। क्लॉज एफ बात करता है दैट पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 411। सेक्शन 411 क्या बोलता है? डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। एंड सेक्शन 414 किस चीज के बारे में बात करता है? असिस्टिंग इन कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। तो अगर एक व्यक्ति ने क्राइम किया है सेक्शन 411 में और दूसरे व्यक्ति ने अगर उसकी मदद की है उसको प्रॉपर्टी को कंसील करने के लिए, छुपाने के लिए, उन दोनों का ट्रायल भी साथ में कंडक्ट किया जा सकता है। सो लेट्स गो टू अंडरस्टैंड क्लॉज जी। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया हुआ था कि जो लोग गलतियां करते हैं समझने में अंडर सेक्शन 223 वो करते हैं क्लॉज ए में, क्लॉज डी में और क्लॉज जी में। तो क्लॉज जी में क्यों गलतियां करते हैं वो अभी आपके थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। फर्स्ट सी दिस, क्लॉज जी बात करता है चैप्टर 12 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के बारे में। चैप्टर 12 ऑफ द इंडियन पीनल कोड दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट उसका होता है अफेंस रिलेटिंग टू काउंटरफीट कॉइन सेक्शन 230 टू 254 एंड सेकंड पार्ट जो उसका डिवाइड होता है वो होता है अफेंस रिलेटिंग टू स्टैम्प जो जाता है सेक्शन 255 टू 263 कैपिटल ए। अब बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं क्लॉज जी में, अगर कोई भी अफेंस चैप्टर 12 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में फॉल होता है तो वो क्लॉज जी में जाता है, बट ऐसा नहीं है। तो जब भी कोई अफेंस ओनली फर्स्ट पार्ट में जाता है, मतलब अफेंस रिलेटिंग टू काउंटरफीट कॉइन में जाता है, तो ही वो केवल क्लॉज जी में फॉल होता है और उसका ज्वाइंट ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है। अगर कोई भी अफेंस इवन चैप्टर 12 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में अफेंस रिलेटेड टू स्टैम्प के पार्ट में जाता है, मतलब सेक्शन 255 टू 263 कैपिटल ई में जाता है, उसका ज्वाइंट ट्रायल कंडक्ट नहीं किया जा सकता है एंड दैट विल बी कंसीडर्ड एज इनवैलिड ट्रायल। सो लेट्स सी दिस क्लॉज जी। This clause provides for the joint trial of offences under Chapter 12 of the IPC, Section 230 to 263A IPC, offence relating to coin and government stamp. But उसके बाद ये बात करता है relating to the same coin and abatement of or attempt to commit any such offence. But clause G will apply only in relation to offences related to counterfeiting coin under Chapter 12. उसका कोई भी एप्लीकेशन नहीं होगा अगर कोई भी ऑफेंस सेकंड पार्ट में, मतलब ऑफेंस रिलेटिंग टू गवर्नमेंट स्टैम्प में फॉल होता है। तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो हम मिस कर जाते हैं, बट हमें दिमाग में ये चीज़ रखनी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्लॉज ऑन द बेसिस ऑफ वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल नंबर 1 बात करता है। सो हम एग्जाम्पल नंबर 1 में जाएं उससे पहले हमें ये समझने की जरूरत होती है कि जब भी हम चैप्टर 12 पढ़ते हैं इंडियन पीनल कोड का, हमें उसमें ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति कोई भी इंस्ट्रूमेंट बेचता है काउंटरफीटिंग कॉइन बनाने के लिए, वो भी एक अपने आप में क्राइम होता है एंड विच इज पनिश्ड अंडर सेक्शन 234। दूसरी बात, काउंटरफीटिंग कॉइन बनाना अपने आप में क्राइम होता है विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 232 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, मिस्टर ए sold the instrument to Mr. B for counterfeiting Indian coin, thus charged to commit the offense under section 234. Mr. B counterfeited the Indian coin, दोनों लोग अलग अलग offense commit कर रहे हैं, thus charged to commit the offense under section 232 IPC. So both the accused person can be tried in one trial. क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ये clause G of section 223 में fall होता है। Example 2 समझते हैं। यहां पर A इंस्ट्रूमेंट काउंटरफीट कॉइन बनाने का बेचता है टू मिस्टर बी, जो कि क्राइम है अंडर सेक्शन 234, हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा है। मिस्टर बी काउंटरफीट कॉइन बनाता है, द चार्ज टू कमिट द ऑफेंस अंडर सेक्शन 232 आईपीसी, और जो मिस्टर सी है वो इसको एक्सपोर्ट करता है। तो तीनों जो क्राइम है वो चैप्टर 12 ऑफ इंडियन पीनल कोड में हो रहे हैं एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 12 में हो रहे हैं। तो इन तीनों ऑफेंसेस को ट्राई किया जा सकता है इन वन ट्रायल अंडर क्लॉज जी ऑफ सेक्शन 223। सो लेट्स सी एग्जांपल 3। सिमिलर एग्जाम्पल है बट केवल लास्ट लाइन में डिफरेंस है जहां पर मिस्टर सी का रोल आता है। तो एग्जाम्पल 3 में क्या हो रहा है, मिस्टर ए इंस्ट्रूमेंट काउंटरफीट कॉइन बनाने का बेचते हैं टू मिस्टर बी विच इज क्राइम अंडर सेक्शन 234। मिस्टर बी काउंटरफीट कॉइन बनाते हैं जो कि क्राइम है अंडर सेक्शन 232 एंड मिस्टर सी अटेम्प्ट करते हैं उसको एक्सपोर्ट करने के लिए द सेम काउंटरफीटिंग कॉइन। इन दैट केस ऑल्सो ऑल द 3 अक्यूज्ड पर्सन कैन बी ट्राइड इन वन ट्रायल। Now let's go to understand the proviso clause. तो हम proviso clause को पढ़ें उससे पहले हमें एक चीज समझनी है कि ये proviso clause सारे clause के लिए है, clause A से clause G तक। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये केवल clause G के लिए है, बट ऐसा नहीं है, ये सारे सेक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये proviso clause क्या बोलता है? ये बोलता है कि when the offense is committed by more than one person and when it is not falling under clause A to clause G, तो इस proviso clause के अंडर में वो accused person एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कोर्ट को, और ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि उनका वो ज्वाइंट ट्रायल कंडक्ट करा सकती है। बट कोर्ट को एक चीज याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे, दैट कंसेंट ऑफ द अदर अक्यूज्ड पर्सन वुड बी टेकन बिफोर द कोर्ट
considers the question of amalgamation of the case. So this concept is known as the amalgamation of cases. Generally CRPC में amalgamation of case नहीं होता है, but it allows only in certain condition if the case falls under the proviso clause of section 223 है. तो अगर आपके मेंस में या कहीं पर भी एक क्वेश्चन आया कि whether amalgamation of cases is permitted under criminal law, you need to write that yes, it is permitted only under the proviso clause of section 223. So I hope that you have understood section 223 in detail. If you get any doubt, do let me know in the comment box. If you want notes, write your email ID in the comment box. And if you have liked this video, do not forget to like, comment, share and subscribe. And with the hope that you have understood, I will leave you here and see you in the next part. Thank you.